इजहार दिल इस कलम निदा हुसैन। लास्ट एपिसोड। ममा आई एम सो हैप्पी। अपनी मंजिल पे रवां अली की फैमिली बहुत चहक रही थी। किसे मालूम था कि जो लोग गांव का सफ़र परेशानी में तय कर रहे थे, वापसी इनकी खुशियों और मुस्कुराहटों के साथ होगी। राफे ने मिनाल को बैक सीट से हक करते जोश से कहा, शामिर की वापसी इसके लिए बहुत बड़ी खुशी का सबब थी। आखिर शाह इसका आइडियल था। भाई आप घर आने पे खुश हो, पर मैं तो बहुत उदास हूँ। वहाँ पे सब कितना एंजॉय कर रहे थे। अपने लविंग ब्रदर की बात पे मिन्हा ने अपनी खामोशी तोड़ी, जो वापसी आने की वजह से नाराज़गी लिए बैक सीट पे मुंह लपेटे बैठी हुई थी। मैं वापस आने के लिए नहीं, बल्कि परी आनी और शामिर अंकल के लिए खुश हूँ। मम्मा कितने प्यारे लगते हैं ना वो दोनों। राफिया ने बहन को समझाते आखिर में परी और शाह की तारीफ की। माशाल्लाह कहते हैं बेटा। मिनाल ने नज़र लगने के डर से फ़ौरन टोका। वाकई इन दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, पर हमसे ज़्यादा नहीं। अली ने अपनी मोहब्बत लौटाती नज़रें मिनाल पर टिकाई। अली आप भी ना हर जगह हमारी बात ले आते हैं। अली की निगाहों से कन्फ्यूज़ होती मिनाल अपनी नज़रें झुका गई। यस मिसिस, क्योंकि जहाँ प्यार होगा वहाँ हमारा नाम भी तो होगा ना। अली का लहजा शरारत लिए हुए था। पर कैसे? आपने तो मुझसे शादी मजबूरी में की थी। राफ़िया और मिन्हा को बाहर के मनाजिर में गुम देख मिनाल ने अली के करीब होते बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में कहा, हाँ यार बहुत बड़ी मजबूरी थी, इस नादान दिल की मजबूरी। मिनाल की आवाज़ का साथ देते अली ने एक हाथ से स्टीयरिंग घुमाते दूसरा दिल पर रखे मिनाल को आंख मारी, जिस पर मिनाल उसके कंधे पर अपने नाजुक से हाथ का मुक्का मारते हंस पड़ी। वैसे एक बात सोचने वाली है अली, हमारा मिलन तो कॉन्सिडेंस था, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में आप तो मुझसे भागते ही रहे। अगर बाबा जान के साथ वो सब ना होता तो क्या आप मुझे छोड़ हिश मिनाल के होठों पे उंगली रखे अली ने उसे आगे बोलने से बाज रखा। हमारा मिलना कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि हमारी डेस्टिनी थी। हमें तो मिलना ही था हमारे बच्चों के लिए। अपनी बात पूरी करते अली ने मिनाल को खुद से करीब किया और बैग मिरर अपनी कायनात पर सेट करते अली खुशियों से भरी मुस्कुराहट से मुस्कुराया। आई एम अ लकी वन दैट यू आर माई पार्टनर। अली को अपने कान में धीमी सी खनकती मिनाल की आवाज़ सुनाई थी, जो इसके गालों पर अपनी वफा की मोहर लगाती इसके कंधे पर आंखें मूंदे सर टिका गई। ओहो! आज हमारी प्रिंसेस हमारे कमरे में सोएगी और हमें खबर ही नहीं। 1-2 दिन में दानियाल का भी वापस जाने का प्लान था। तभी शामिर से डिस्कस करता अपना ऑफ़िस वर्क समेटते जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, अपनी जगह निया को देख खुशगवार हैरत में घिर गया, जो दानियाल का इंतज़ार करते सो गई थी। हर बार ज़िद करने पर भी दानियाल उसे परीक्षे के अकेलेपन के ख़्याल से कभी अपने पास नहीं सुलाता था। दानियाल प्लीज़ सोने दें, आगे ही इतनी मुश्किल से सोई है। मिन्हा के साथ जाने की ज़िद कर रही थी। नेक्स्ट वीक का प्रॉमिस किया है, तब कहीं जाकर मैडम सोई है। सोई हुई निया को गोदी में भीजे प्यार करता देख महर ने दानियाल को टोका। बच्चे थे तो कितनी चहल पहल थी, और अब एकदम से कैसी खामोशी हो गई है। निया के ऊपर ब्लैंकेट दुरुस्त करती महर अफसुर्दगी से बोली, खामोशी नहीं मैडम, सुकून कहीं। मेरा तो सबकी शिकायतें सुन सुनकर दिमाग ही खराब हो गया था। निया के पास ही लेटते दानियाल ने शुक्र अदा किया, इसका भी कसूर नहीं था। बच्चों ने वाकई इसकी नाक में दम कर दिया था। अक्सर औकात तो दानियाल से बात करने वाला गुस्से से बच्चों पे चीख पड़ता, जो दानियाल से सिर्फ अपने ही मनवाने पर तुल जाते थे। दानियाल ऐसे नहीं कहते, बच्चे अल्लाह की रहमत होते हैं, इन्हीं के दम से तो इंसान का घर सजता है। दानियाल के बालों में उंगलियां फेरते महर ने उसे टोका, यानी कि आपको बच्चे बहुत पसंद है। सर के नीचे डबल तकिया रखते दानियाल ने अपने सर को ऊंचा करते महर के चेहरे को फोकस किया। बच्चे किसको नापसंद होते हैं, मैं तो घर में मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके खूब खेलती थी। महर अपना पुराना मोहल्ला और वहाँ के बच्चों की यादें खुशी से बताने लगी। इसका मतलब है कुछ सोचना पड़ेगा। महर की गोद में रखे हाथ को पकड़ते दानियाल ने जो मायनी अंदाज अपनाया। वो मैं अदन को देख मिसेस उसके मामा पापा उसको देखने के लिए मौजूद हैं, आप हमें देखिए। महर को बात पलटता देख दानियाल ने इसका हाथ खींचकर उसे अपने सीने पर गिराया। मुझे परनिया जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए। एक हाथ निया के सर के नीचे और दूसरा महर के गिर्द बांधे दानियाल ने इसके बालों पर अपने लब रखे। डियर हस्बैंड, हाइम अभी बहुत छोटा है, बेटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। दानियाल अगर हाइम को अपनी मोहब्बत का हरीफ कहता था तो गलत नहीं था। अभी भी अपने माँ बाप की प्राइवेसी में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता भूख की वजह से रोने लग गया। देखते हैं बकरी की माँ आखिर कब तक जान बचाएगी। अपने बालों में हाथ फेरते दानियाल महर से कहता अपने लाडले को हिलाने लगा, जो माँ बाप को देख कर किलकारियों से अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। आयशा यार बात तो सुनो। अयान और आयशा की शादी के 2 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अयान इसके टाइम पर किसी और को फोकियत दे। दोनों का प्रोफेशन ऐसा उन्हें आपस में वक्त गुजारने का मौका ही नहीं देता था। तभी खाने के बाद का टाइम दोनों ने एक दूसरे के लिए मख्तस कर दिया था, जिसमें वो दोनों सारे दिन की रूटीन से लेकर
और दूसरे मसाइल पर डिस्कस करते। आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि अयान अपने वादे से फिर गया था। अमान की एक कॉल पे उसे इंतज़ार की सूली पे लटका था। 2 घंटे बाद पलटा। जब ऑफ मूड लिया आयशा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी। अयान क्या बात सुनूँ मैं तुम्हारी? अपने भाई को सुनाओ जो सुनाना है तुमने। गुस्से से कहती आयशा अपने ऊपर ब्लैंकेट डाले लेट गई। यार वो इतने सालों बाद आया है और तुम ऐसे सर तक ब्लैंकेट लेकर लेटी। आयशा के पास लेटते अयान उसे मनाने लगा। तो मैं कब कह रही हूँ कि टाइम ना दें, पर सारा टाइम उसी के साथ चिपके रहना ये कोई तरीका है? बिना कंबल हटाए आयशा ने अयान को इसकी गलती का एहसास दिलाया। उसे इस बात का एहसास था अयान के आने के बाद वो वाक़ई बिज़ी हो गया था और आज तो हद ही हो गई। अयान के कहने के बावजूद भी अमान उसकी जान छोड़ने पर राज़ी नहीं हुआ। मूवी का खुद ही से प्लान बनाता लगाकर बैठ गया। अब अयान इतने सालों बाद आए अपने भाई का दिल कैसे तोड़ता? ओ मैडम की चिपकने वाली ये तुम्हारी आदत है, मेरे भाई की नहीं। और ये क्या तुम मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही हो? बिना दरवाज़ा नॉक किए अंदर आते अमान को देख दोनों मियाँ बीवी उछल पड़े। अयान आयशा अभी अयान से थोड़ी और मिन्नतें करवा कर मानने के मूड में थी, पर अमान को अपने कमरे में दंदनाता देख उठकर बैठती साइड पे रखा दुपट्टा कंधों पर फैलाए अयान को घूरने लगी। अमान अयान का दिल किया वो अपना सर पीट डाले। अपनी ट्यूनी को जानने के बावजूद भी बिना दरवाज़ा लॉक किए बीवी को मनाने खड़ा हो गया था। बीवी भी वो जो पहले ही चिराग पा थी। सोने पे सुहागा अमान की बिना नॉक किए अंदर आने वाली इस हरकत पर और दब गई। तो यहाँ क्या कर रहा है? अयान के भीगी बिल्ली वाली हालत पर अमान को बड़ा तरस आया, पर अभी तो इसने इन दोनों को और सताना था। आखिर उन्हें भी तो कोई सज़ा मिलती जीनिया का साथ देने की। एक तो अयान तू इस छिपकली से बहुत डरता है, पर फिक्र मत कर मैं आ गया हूँ, मज़े से कहता धब से बेड पर बैठ गया। तुम बहुत ही बेशर्म हो अमान, किसी के पर्सनल रूम में बिना इजाज़त आते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आयशा ने उसे शर्म दिलानी चाहिए जो उसने हाथ से उड़ा दी। पर्सनल? कहाँ का पर्सनल? ये हमारा रूम है जहाँ तुम कब्जा जमा कर बैठ गई हो। अयान के नाना करने के बावजूद अमान ने जल्दी पे तेल डालने वाला काम किया। कल सबसे पहले मैं अपना बेडरूम चेंज करूंगी, फिर तुम दोनों भाई यहाँ बैठो या भंगड़े डालो, आई डोंट केयर। गुस्से से कहती आयशा अपना तकिया लिए कमरे से निकलने लगी। आयशा यार वो मजाक कर रहा है। अमान अब तू कहाँ जा रहा है? आयशा का हाथ थम उसे बाहर जाने से रोकता अयान अमान को टेरेस का दरवाज़ा खोलते देख जोर से चीखा। ठंडी हवा के झोंके ने सारा कमरा एकदम से ठंडा कर दिया था। तुम दोनों से तो कुछ होने वाला नहीं, मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी। अपने लिए वही कर रहा हूँ, वैसे जीनिया का साथ देने पर तुम दोनों के लिए इतनी सज़ा काफ़ी है। अयान के रूम से साथ वाली टेरेस पर कूदता अमान दोनों को देखकर आँख मारता साथ साथ बने टेरेस पर कूदने लगा। ये पागल यहाँ कहाँ जा रहा है? अयान रोको इसे। आयशा उससे बंदरों की तरह शेड्स फलांगते देखती हैरान रह गई। जो हाथ से ग्रिल थामता अब शामिर के टेरेस पर मौजूद था। यार वो जीनिया के रूम में जा रहा है, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया है तो वो अपना तरीका इस्तेमाल करेगा अब। अमान की शरारत समझ अयान फ़ौरन रिलैक्स हो गया। आयशा और अमान की हर वक्त की तकरार से तो इसका भी दिमाग घूमने लग जाता था। पर इस तरह या अल्लाह इसको अकल दे। देख देख के अमान संभल कर। मार्बल का फर्श इस पर किन-मिन पड़ती बारिश से फिसलन आयशा को देखकर ही होल उठ रहे थे। मिसेस अभी तो मेरे भाई की बुराइयां हो रही थी और अब इतनी परवाह। खिड़की से टेक लगाकर आयशा का फिक्रमंदाना अंदाज देख आयान को हकीकी खुशी हुई। बुराइयां बुराइयां हो रही थी क्योंकि वो है ही बुरा, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका बुरा सोचूं। दुश्मन नहीं हूं मैं इसकी। अयान की बात पर आयशा बुरा मनाते खिड़की बंद करती हीटर ऑन करने लगी ताकि कमरे में मौजूद ठंडक को कम किया जा सके। दुश्मन तो आप सिर्फ हमारी हैं, तभी तो मुझ बेचारे पर इतना जुल्म करती हैं। आयशा के गिर्द बाजुओं का हसार बनाते अयान ने उसे खुद से लगाया। भाई के साथ रहकर कुछ ज़्यादा ही नहीं बातें बनानी आ गई। अयान के कॉलर को ठीक करते आयशा ने मीठा सा तंज किया। इससे तो सिर्फ बातें बनाना सीखी हैं, तुमने तो मुझे प्यार निभाना सिखाया है। थैंक्स मेरी ज़िंदगी में आने और इसे इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। आयशा की बात पे मुस्कुराकर कहते अयान ने उसे सीने से लगाते आंखें मूंद लीं। नाइल मेरी जान अभी गिर जाते आप। कपड़े चेंज करके निकलती हुरैन नाइल को बेड के किनारे देख भागकर इसके पास आई जो नई नई क्रॉलिंग करना सीख रहा था। ये मानी भी ना जाने कहाँ चला गया है, फ़ोन भी ऑफ जा रहा है। नाइल को सुलाते हुरैन बार बार फरगाम का नंबर डायल करने लगी जो इतने लंबे सफ़र के बाद आराम करने के बजाय ना जाने कहाँ चला गया था। राहिला आप बच्चों को इनके रूम में जाकर सुला दें। टेरेस का दरवाज़ा बंद करते अचानक हुरैन की नज़र अनेक्सी पर पड़ी जहाँ की लाइट्स ऑन देख उसे फरगाम की वहाँ मौजूदगी का इलम हुआ। बच्चों को आया के हवाले करती हुरैन टेरेस पर चली आई। ठक ठक एक हाथ से मोबाइल की टॉर्च ऑन करती दूसरे से हुरैन ने खिड़की पर दस्तक दी। अनेक्सी और विला के दरमियान अटैच दीवार जिस पर चढ़कर अनेक्सी तक पहुंचते फरगाम ने हुरैन से अपने प्यार का इजहार किया था, उसे शादी के बाद फरगाम ने एक टेरेस में तब्दील करवा दिया था। हुरैन तुम यहाँ इस तरह एक सेकंड के अंदर ही खिड़की खोलते फरगाम ने चेहरे पे मसनूई हैरत लिए हुरैन को देखा जैसे इसके यहाँ आने का आइडिया ना हो। 1 मिनट जगह तो दो। हुरैन ने बिल्कुल इसी तरह कहते अंदर छलांग लगाने की कोशिश की जैसे इस रात फरगाम आया था अपने प्यार का इजहार करने।
अपने प्यार का इज़हार करने। हुरैन को हाथों में उठाते फ़रगाम ने उसे खिड़की से अंदर आने में मदद दी। सिंपल बच्चे, मुझे इस टाइम दरवाज़े से आने ना देते और मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। हुरैन का जवाब और अंदाज़ फ़रगाम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गए। कुछ साल पहले फ़रगाम ने भी हुरैन से कुछ इसी तरह तरह के जुमले बोले थे, पर हम सुबह भी तो बात हिश में सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकती। फ़रगाम ने एक नज़र हुरैन पर और दूसरी इसकी उँगली पर डाली, जो इसको खामोश करवाने के लिए होठों पर ठहर गई थी। मुझे किसी ने कहा था कि मुझे मोहब्बत हो जाएगी, और अगर हो गई तो मैं इसी वक्त अपनी मोहब्बत का उससे इज़हार करूँ। अपने ही अल्फाज हुरैन के मुँह से सुनकर फ़रगाम दिलकशी से मुस्कुराया। फ़रगाम मलिक, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत हो गई है। कब कैसे मैं इससे अनजान हूँ, पर बस इतना जानती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। मर्द और औरत के इकरार मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है। मर्द जब अपनी मोहब्बत का इकरार करता है तो सर उठाकर करता है, और औरत सर झुकाकर, क्योंकि मर्द इकरार के बाद आज़ाद हो जाता है जबकि औरत कैद हो जाती है। हुरैन ने भी सर को झुकाते दिल से अपने प्यार का इकरार किया। आखिर आखिर क्यों ना करती, इसका मानी था ही चाहने लायक। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने के बाद अच्छे बच्चों की तरह सो जाना। हुरैन ने दिल की बात कह तो दी थी, पर अब वहाँ से जाने के लिए पर तोल रही थी। तभी फ़रगाम को अपने पास आता देख कहते मुड़ गई, ऐसे कैसे, मैं चलती हूँ, तुम कुछ भूल रही हो। हुरैन को अपनी ओर खींचते फ़रगाम ज़ोर से हंसा, जैसे हुरैन की हालत से लुत्फ़ उठा रहा हो। जी नहीं, मुझे तुम्हारा कहा हर एक लफ्ज़ याद है, और तुमने मुझसे मोहब्बत का इज़हार करके यही कहा था। हुरैन बिना फ़रगाम को खुद से दूर किए उसे वो वक़्त याद दिलाने लगी जिसका हर्फ़ फ़रगाम को रटा हुआ था। जब मुझे ये हक़ हासिल हो जाएगा, उस वक़्त तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। फ़रगाम ने कहकर मुस्कुराते हुए हुरैन को देखा, जो कुछ याद आने पर एकदम से चेहरे पे हाथ रखती हँस पड़ी। वो तो समझ रही थी फ़रगाम को कहाँ याद होगी उस रात की बातें, पर वो इस बात से अनजान थी कि कुछ लम्हात इंसान की ज़िंदगी का सरमाया होते हैं। हुरैन के साथ गुजरा हर एक पल फ़रगाम की ज़िंदगी का सरमाया ही था। दोनों की हँसी कमरे में गूंजती इनकी खुशहाल ज़िंदगी का पता दे रही थी। खिड़की से झाँकता चाँद भी इन दोनों के प्यार को देखकर मुस्कुराता बादलों की ओर में छुप गया। काली अंधेरी रात खामोशी की पुरस्रार चादर ओढ़े हर एक को अपनी कैफियत में लपेटे हुए थी। हवेली के इतने सन्नाटे में जहाँ कोई सुकून की मीठी मीठी नींदों में गुम था, तो कहीं प्यार की बारिश में। पर जीनिया शाह इस सर्द रात की ठंडक से अपनी सोचों को चटकता हुआ महसूस कर रही थी। 5 साल का अरसा कोई थोड़ा वक्त नहीं होता अपनी जगह बनाने में। इतना लंबा अरसा लगा था जीनिया को हवेली में खुद को मुस्तहकम करने के लिए, पर अमान शाह की 24 घंटे की मौजूदगी ने इससे वो सब छीन लिया जो सिर्फ इसका था। जान छिड़कने वाले बहन भाई, इज्जत देती भाभियाँ, हर बात मानने वाले बच्चे, सभी तो अमान शाह पर अपनी मोहब्बतें लुटाने में लग गए थे। उसका क्या उसका किया और कहा किसी को भी याद ना रहा था। अपने घर जाने से पहले हुरैन की नसीहत अभी तक जीनिया के कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कैसे इसकी अपनी ही बहन ने उसे सब भूल जाने को कह दिया। हुरैन, आप ही ये सब आप मुझसे कह रही हैं? जीनिया की आंखों की बेयकीनी ने एक पल के लिए हुरैन को अपनी कही बात पर पेशमान किया, मगर अगले ही पल हुरैन अपने दिल को मजबूत करती अपनी बात पर कायम रही। हाँ गुड़िया, बस कर दो, अब माफ़ कर दो अमान को। तुम्हारी नाराज़गी तुम्हें सिवाय अकेलेपन के और कुछ नहीं देगी। अमान के अलावा सबके कहने पर हुरैन ने ज़ीनिया को समझाने की अपनी सी कोशिश की थी, पर उसका सदमे से रसता चेहरा देख हुरैन ने दिल ही दिल में सबको कोसा। अपना नहीं तो अदन का सोचो, क्या वो अपने माँ बाप के बीच मौजूद कशीदगी को महसूस नहीं करेगा? हुरैन ने अपनी तरफ खामोश निगाहों से देखती ज़ीनिया की सोच को अदन की ओर मोड़ा, जिसकी अमान के लिए बेचैनी किसी से ढकी छुपी ना थी। कैसे भूल जाऊँ आपी वो सब जो अमान ने किया। ये हवेली, मेरा मैका, यहाँ से वो मुझे धोखे से भगा कर ले गया था, और जब सब मुझे ज़लील कर रहे थे उस वक़्त वो कहाँ था? हुरैन की बात पर ज़ीनिया आतिशफ़िशा की तरह फट पड़ी। जिस अदन की आप बात कर रही हैं उसको तो उसने देखने से इनकार कर दिया था, और आप उस वक़्त मेरे साथ थीं, तो आज क्यों नहीं खड़ी हैं? क्या फूफीज़ाद बहन की मोहब्बत पर चचाज़ाद भाई की मोहब्बत फ़ोक़ियत ले गई है? ज़ीनिया के लहजे में हुरैन को अपने लिए साफ़ बेएतमादी नज़र आई। नहीं ज़ीनी, तुम आज भी मेरे लिए सबसे अहम हो। जानती हो मैंने परी को क्यों फ़ोर्स किया भाई को माफ़ करने के लिए? अपने आँसुओं को अंदर गिराते हुरैन ने भराई आवाज़ में कहा, मर्द को एक छोड़ हज़ार मिल जाती हैं, मगर औरत की ज़िंदगी में आया पहला मर्द अगर उसे छोड़ भी दे, पर इसका हवाला औरत का कभी साथ नहीं छोड़ता। मत मुकाबला करो अमान से। हम औरतें मर्दों से बराबरी करने के लिए पैदा नहीं की गई। अम्मा हव्वा को तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी, अकेलेपन के पेश नज़र पैदा किया गया था। तो फिर हम औरतें किस बुनियाद पर मर्दों के बराबर हकूक़ के लिए लड़ती हैं? क्या तुम्हारा दर्द परीक्षे से ज़्यादा गहरा है? जब वो भाई को माफ़ कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? तेज़ हवा से खिड़की के टकराते पटों की आवाज़ ज़ीनिया को हकीकत में वापस लाई। बेड पर सोए अदन पर नज़र डालते खिड़की को बंद करती ज़ीनिया उसी के सहारे बैठती चली गई। तो ये साबित हो गया अमान शाह, मर्द के फ़ेल की कोई जवाबदेही नहीं, और औरत को अपनी खामोशी के लिए भी वजह दरकार होनी चाहिए।
अमान की मौजूदगी में इसकी खामोशी हर एक को बहुत खिलती, जिस पर सबका एक ही सवाल होता, क्यों खामोश हो? जिसे सुनकर जीनिया थक चुकी थी। जीनी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? टेरेस की मदद से जीनिया के कमरे में कूदते अमान की पहली नज़र खिड़की के पास टेक लगाकर बैठी जीनिया के भीगे चेहरे पर पड़ी। क्या करोगे वजह जान के अमान शाह? अमान की मौजूदगी पर बिना हैरत का इजहार किए जीनिया ने अपने भीगे चेहरे को उठाते हुए पूछा। पहली बात तो पता चले, आई आई स्वेयर मैं कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल लूँगा। अमान को जीनिया से चीखो पुकार की उम्मीद थी, पर इसका टूटा लहजा और चेहरे पर बिखरते आंसुओं ने अमान के दिल को मुट्ठी में कैद कर लिया। इन आंसुओं की वजह एक औरत के वजूद में पैदा होना है, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं, जिसे जब दिल चाहे तुम मर्द अपने गुस्से, भड़ास, तंज, तशद्दुद, बल्कि हवस तक का निशाना बना लेते हो, और फिर बिना पछताए माफ़ी मांगकर चाहते हो औरत बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। कभी सोचा है कितनी तकलीफ से गुजरना पड़ता है एक औरत को जो तुम्हारी ही नस्ल को परवान चढ़ाती है, और वो औलाद तक भी इसकी नहीं कहलाई जाती, बल्कि अपने बाप के नाम से पुकारी जाती है। अमान के ज़हन में तो ज़ीनिया शाह इसकी वो पागल झल्ली सी ज़ीनी थी, जो अमान पर अपना गुस्सा निकालते उससे उल्टी-सीधी ज़िदें मनवाया करती थी। ये तो कोई और ही ज़ीनिया थी, इतनी मुश्किल बातें जिसका अमान के पास सिवाय खामोशी के कोई जवाब ना था। पर आज वो खामोश नहीं रहना चाहता था, हर हाल में उसे अपनी ज़ीनी को मनाना था, अदन के लिए, अपने लिए। ज़ीनी, प्लीज़ मेरी बात सुनो। खुद को कंपोज़ करते अमान ने उसे कंधों से पकड़कर ठंडे फर्श से उठाया। क्यों अमान शाह, क्यों मैं आज क्यों सुनूँ तुम्हारी बात? जब तुम मुझे छोड़कर गए थे, उस वक़्त तुमने मेरी बात सुनी थी? बेखबरी में पड़ने वाले धक्के ने अमान को दीवार से टकरा दिया। ज़ीनी का तहम्मुल भरा अ, अंदाज़ अमान शाह के छूने से जलाल में बदल गया था। काश तुम समझ पाते अमान शाह, मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुक गई थी। एक उम्मीद थी कि तुम वापस पलटोगे, पर तुमने 6 साल लगा दिए पलटने में। अमान का साकित होना ज़ीनिया का खुद से दूर करना नहीं, बल्कि उसका कहा जुमला था, जिसने अमान के कदमों को ज़मीन में जकड़ दिया था। ज़ीनी, तुम एक बार मुझे पुकारती तो सही। मैं अमान को अपनी बात के खोखलेपन का अंदाज़ा अपने लहजे से हो गया था। पुकारा था मैंने तुम्हें। जिस दिन अदन पैदा हुआ, हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल की थी, पर लिज़े नामी लड़की ने कहा वो तुम्हारी बीवी है। तो बताओ मैं फिर क्या कहती? अमान को अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। लिज़े इसकी बेखबरी का इतना बड़ा फ़ायदा उठाएगी, उसके वहम गुमान में भी नहीं था। लिज़े, बकवास है ये, इसने झूठ बोला है तुमसे। अपने हाथों को मुट्ठियों में भींचे अमान चीख पड़ा। तुमने कैसे यकीन कर लिया ज़ीनी इसकी बात का? क्या तुम्हें उम्मीद थी कि तुम्हारा अमान तुम्हें भूलकर किसी और को अपना लेगा? इन 5 सालों में लिज़े को बीवी तो क्या, उसने कभी दोस्त तक नहीं माना था, और उसे उसी के हवाले से ज़ीनिया उससे इतना अरसा दूर रही। यही सोच अमान को पागल कर रही थी। हाँ, मैं गलत था, भाई के मैटर को इतना सर पर सवार किया कि अपने मामले खोटे कर बैठा। गुस्सा था इस बात पर कि तुम्हें मना नहीं पाया। तुम मेरी बीवी होकर दूसरों का साथ दे रही थी, यही बात मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हारे भी तो अपनी मर्जी हो सकती है। हमान लिज़ी के हवाले से ज़ीनिया का शक दूर करते उसे अपने यहाँ से जाने की वजह बताता करीब चला आया। ज़ीनी, तुम बेशक मुझे माफ़ ना करो, पर मुझे एक मौका तो दो, अदन की खातिर। बेशमान अंदाज लिए अमान ज़ीनिया के हाथ थामे उम्मीद भरे लहजे में बोला, नहीं माफ़ करना मुझे तुम्हें, चले जाओ यहाँ से तुम। खुद को कमज़ोर पड़ता देख ज़ीनिया रोते हुए अमान से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी, जो उस इस मजबूती से इसके हाथों में कैद थे, जैसे हमेशा के लिए छूट जाने का खदशा हो। मम्मा, क्या हो? अदन कच्ची नींद से उठता अपने सामने रोती अपनी माँ और हाथों को पकड़े अपने बाप को देख के खौफज़दा होता अपनी जगह से हिला तक नहीं। ज़ीनी, अगर मेरे चले जाने से तुम्हें सुकून मिलता है तो आई स्वेयर मैं कल ही यहाँ से चला जाऊँगा, और कोई भी मेरे जाने की तुमसे वजह नहीं पूछेगा। पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। अपनी कैद से पीछा छुड़ाने के लिए फड़फड़ाती अपनी बीवी और निगाहों के सामने अपनी ही जगह पर खौफज़दा होते बेटे को देख अमान ने पल में फैसला किया। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम्हें लगे कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सी गुंजाइश पैदा हो गई है, तो मुझे आवाज़ दे देना, मैं वापस पलट आऊँगा। ज़ीनिया के हाथों को बारी बारी चूम कर अमान ने अपनी कैद से आज़ाद कर दिए। मेरी तसल्ली के लिए यही काफ़ी है कि मेरे वजूद का हिस्सा तुम्हारे और अदन की सूरत में इस हवेली में मौजूद है। खामोशी से खुद को देखती ज़ीनी की भीगी निगाहों को अपने ओरों से साफ करता अमान बेड की तरफ आया, जहाँ अदन समझी नासमझी की कैफियत में अपने पापा को ही देखे जा रहा था। कितना इंतज़ार किया था ये उसने अमान का, कितनी दुआएं थी जो सबसे छुपकर उसकी वापसी के लिए मांगी थी। क्या वो सब ज़ाया हो गई? अभी तो वो अपने पापा के साथ जी भर के खेला भी नहीं, और वो वापस जा रहा था। बाय जिगर, मामा को तंग मत करना। आंसू भरी आंखों से खुद को देखते बेटे को गले लगाते अमान की आवाज़ भर आ गई। दोनों गालों को चूमते अमान ने उसे दोबारा बेड पे बिठा दिया। अमान अमान के उठे वापसी के हर एक कदम पर ज़ीनिया को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा था। दरवाजे के हैंडल को घुमाते देख ज़ीनिया होश में आते भागकर अमान के पीछे आई। क्या बकवास कर रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मुझे छोड़ जाओगे फिर से? अमान का गिरबान थामे ज़ीनिया ने इसे झंझोड़ डाला। मैं पहले वाली ज़ीनी नहीं हूँ जो अपने साथ ज़्यादती बर्दाश्त कर लेती थी। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें अगर अब तुम मुझे छोड़कर गए। अपने दोनों हाथों से अमान के सीने पे मुक्के मारती ज़ीनिया रोते-रोते अमान के गले लग गई। 5 साल की और दूरी अब इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वाक़ई
हुरैन से इस हुरैन ने इससे सही कहा था, जो कुछ हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर आज को ठीक किया जा सकता है और उसे भी अब आज को ही ठीक करना था। हा हा हा, जीनी डार्लिंग तुम आज भी झल्ली ही हो, तुम्हें क्या लगा मैं चला जाऊंगा? कल से अब तक आंखें दर्द कर गई फिल्में देख देख कर, कोई अच्छी टिप मिल ही नहीं रही थी, मुझे यही एक समझ आई, देखो यही कामयाब निकल गई। सीने से लगी रोती हुई जीनिया को अपने बाजुओं में लिया अमान ने उसे चिढ़ाया। तुम बहुत बुरे हो अमान शाह, बहुत बुरे हो, तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जीनिया को अपना बेवकूफ़ बनाए जाना बहुत बुरा लगा। बिना अमान से दूर हुए जीनिया ने उसका गला दबाया। यार बेशक बात ना करो, पर प्यार तो कर सकती हो ना, मुझ पर 5 सालों का गुस्सा निकाल रही हो, 5 सालों का प्यार भी तो निछावर करो। अमान शाह ने बेड से भागकर अपनी तरफ आते अदन को गोद में उठाते साइड पे खड़ी नाराज चेहरा लिए रोई रोई आंखों वाली अपनी जीनी को मुस्कुराकर कहते गले से लगा लिया। ज़ीनिया आसूदगी से अमान शाह के सीने से लगी, उसकी हर गलती को माफ़ कर गई। माफ़ तो उसे अमान शाह को करना ही था, क्योंकि वो सिर्फ़ एक औरत नहीं बल्कि माँ भी थी, जिसकी खुशियाँ सिर्फ़ औलाद की मुस्कुराहटों से जुड़ी होती हैं। अमान शाह ने अपने दोनों बाजुओं में कैद अपनी ज़िंदगी को देख अपने रब का शुक्र अदा किया, जिसके हुक्म से उसे उसकी खुशियाँ फिर से मिल गई थीं, और अब वो इनको नाराज़ करने की गलती ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं दोहराएगा। दोनों के मुस्कुराते चेहरों को दूर फलक पे चमकते चाँद ने भी मुस्कुराकर देखा और बादलों में छुप गया। पढ़निया बेटा कहाँ हैं आप? सोना नहीं है आपने? काफ़ी टाइम ओवर हो गया है। स्टडी रूम से फारिग होता है शामिर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, खाली कमरे को मुँह चुराता देख सोच में पड़ गया। परी का तो इसे मालूम था, उसकी रूटीन थी शामिर के सोने के बाद कमरे में आने की, मगर पढ़निया तो इसके इंतज़ार में जागी रहती थी। पर आज वो भी गायब थी। शाह ठक की आवाज़ पर मुड़कर देखता शामिर अपनी जगह पर साकत हो गया। शॉकिंग पिंक कलर वेलवेट के दबके और तिल्ले के काम से भरे घेरे वाली फ्राक में मलबूस परीशे शाह लाइट सी ज्वेलरी और मेकअप में शामिर के हवा सलब करने के दर पे थी। निया महर के पास सो रही है। दरवाजे के बीच में खड़ी कंफ्यूज सी परीशे शामिर को निया की गैर मौजूदगी का बताने लगी। शामिर के कमरे के साथ अटैच रूम जो शादी से पहले एज आ ऑफिस इस्तेमाल होता था, पर अब पन्निया का रूम था, जहाँ वो मैडम कम और परी ज़्यादा पाई जाती थी। पन्निया के वहाँ सोने की कोई खास वजह? परी को नज़रों की जद में रखे शामिर अपनी बात कहते हुए मुस्कुराया। नहीं, मैं ले आती हूँ निया को। कुछ लोगों की आंखें ज़ुबान का काम करती हैं, पर इस वक्त शामिर की मुस्कुराहट ही सारे फसाने बयान कर रही थी। शामिर से नज़रें चुराती परीशे अटैच रूम से बाहर आती शामिर के पास से गुजरी। मिसेस, इस तरह आपको देखने का हक सिर्फ हमें है, जो 5 साल बाद नसीब हुआ है। ये हक मैं किसी और को नहीं दूंगा। पास से गुजरती हुई परी का रास्ता रोके शामिर इसके कानों में रस घोलता कानों में पहने झुमके को छूने लगा। मैं शामिर की ज़रा सी जसारत पर परी की जान हवा हुई। मेरा दिल कर रहा है मैं अमान को जाकर कहूँ, सिर्फ हक करके ही नहीं, आई लव यू बोला जाता। शाह की परी की तरह ऐसे सज धज कर भी अपने प्यार का इजहार किया जा सकता है। रुख मोड़कर खड़ी परीशे की कमर में बाजू डाले शामिर अपना चेहरा उसके घने बालों में छुपाता उसके अनकहे प्यार के इजहार की तशरीह करने लगा। शाह प्लीज़ ऐसी बातें मत करें। परीशे को अपनी हथेलियां भीगती हुई महसूस हुई। कहाँ तो शाह अपने रिश्ते के हवाले से कुछ बोलता नहीं था, और अब परीशे के एक कदम बढ़ाने पर सारे फासलों को मिनटों में तय करने का ख्वाहिशमंद था। परीशे शाह, मैं इस दिन के लिए 5 साल सज़ा काट कर आया हूँ। इतना हक तो बनता है, मेरा बनता है। परीशे का रुख अपनी तरफ करते शामिर ने उसके हाथों को अपनी कैद में किया, जो अनजाने खौफ से ठंडे पड़ गए थे। मेरे ख्याल से वो सज़ा आपने अपने लिए काटी थी, मेरे लिए नहीं। हिम्मत करके कहती परीशे ने दोनों के बीच फासला बढ़ाया। तुम मुझसे अलग हो? खुद ही की कही बात परी के मुंह से सुनकर मुस्कुराते हुए कहता शामिर परी के बढ़ाए हुए फासले को ख़त्म कर गया। हुरैन बता रही थी आपकी अपनी सेक्रेटरी से बहुत बनती थी, और वो आपकी बिजनेस पार्टनर रोमा फंदी आप काफ़ी खुश रहते थे उनके साथ। एक फांस अभी भी थी जो परीशे के दिमाग में खुलबली मचा देती थी। आखिर इसको भी निकालना ज़रूरी था। अपने चेहरे से शामिर की तवज्जो हटाने के लिए परीशे ने फ़ौरन से कहा, उफ़, ये दोस्तें भी ना मजाल है जो बिना कोई बात बताए रह जाएं। भला अपने भाइयों की ऐसी बातें भी बताने वाली होती हैं। इतने फसुखेज़ मौके पर परीशे की ऐसी बात शामिर का दिल अपना और हुरैन का सर पीटने का चाहा, जिसके पेट में मजाल है जो कोई बात टिक जाए। कहाँ खो गए हैं? कुछ पूछा है मैंने? कहा तो परीशे शामिर के खुद से तवज्जो हटाना चाह रही थी, पर इसका ज़रा सा रुझान कहीं और देखकर नाराज़ होती खफगी से बोली, अब इतनी हसीन यादें याद दिलाओगी तो इंसान कुछ टाइम के लिए इनमें खो ही जाएगा ना। परीशे की नाराज़ लहजे से टपकती जलसी शामिर को मज़ा दे गई, तभी उसे तंग करने लगा। शर्म आनी चाहिए शाह तुम्हें, कुछ आदतें कभी कभी नहीं बदल सकती, जैसे परीक्षे का फ़ौरन से टेम्पर लूज़ कर जाना। शामिर की आंखों में वाज़िह नज़र आती शरारत पर बिना गौर किए एकदम से गुस्सा हो गई। लो, इसमें कौन-सी शर्म वाली बात है? तुमने इनकी याद दिला दी तो मुझे भी इनके नाम से बहुत कुछ याद आ गया। ऐसी बीवियों वाले अंदाज़ परिशे में पहली बार देखने को मिल रहे थे, जिस पर खुश होता शामिर अपने इस मज़ाक को तूल दे दिए जा रहा था। आप रोमा फंदी से मोहब्बत करते थे ना? जिससे आप मोहब्बत करो वो पहले से ही किसी और को चाहता हो, ये सोच ही इंसान को तड़पा देती है। शामिर को परी की आँखों में भी ऐसी ही तड़प हिलकोरे मारती नज़र दिखाई दी। मज़ाक तब तक मज़ाक रहता है जब तक सामने वाला इससे बिना ज़रर
के रहे। भला शाह कैसे अपनी परी को एक फ़िज़ूल से मज़ाक के लिए तकलीफ़ में देख सकता था? नहीं, मुझे इससे मोहब्बत नहीं थी। वो मेरे बुरे वक़्त की एक गलती थी जिसने मेरी नज़रों में औरत के वजूद को ग्रहण लगा दिया था। अपनी परी को सीने से लगाता शाहमीर अपने दिल के हक़ाइक़ बयान करता गया। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही लड़की ऐसी है जिसे मेरी मोहब्बत होने का शर्फ़ हासिल है और वो सिर्फ़ शाह की परी है, जिसने मुझे औरत का मतलब समझाया, जिसकी मज़बूती ने मुझ जैसे बंदे के इरादों को टूटता हुआ महसूस किया, जिसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए मैंने 5 साल कैद काटी। परी के आँसुओं को होठों से चुनते शाहमीर ने इसकी हैसियत को मुतब्बर किया। शाह, आपने ये और औरत की सबसे बड़ी जीत शौहर का उसके पुख्ता किरदार की गवाही देना है। परीशे भी आज जीत गई थी। तशक्कुर भरी निगाहों से शाहमीर को देखती परीशे अपनी बात पूरी ही ना कर पाई। मैं हमारे बीच के सारे फ़ासले ख़त्म करके तुम तक पहुँचा हूँ, लेकिन ये 2 कदम तुम्हें ही चलकर मुझ तक आना होगा परी। परी की दिली हालत से वाकिफ़ शाहमीर दोनों के बीच 2 कदम के फ़ासले की तरफ इशारा करते परी के फ़ैसले का मुंतज़िर था। प्यार की कोई ज़ुबान नहीं होती शाह, सिर्फ़ एहसास होता है, जो 2 इंसानों को एक दूसरे से जोड़ देता है। अगर वाक़ई प्यार की कोई ज़ुबान होती तो वो सिर्फ़ मेरे शाह का नाम लेती। परीशे अपनी ही तरह का अनोखा इज़हार मोहब्बत करती शाहमीर की खुली बाहों में समा गई, जिसने परी को किसी मता हयात की तरह अपनी बाजुओं में भरते प्यार भरी बारिश में भिगो दिया था। तमत्तु बिल खैर।